हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के ऊपर। जैसे कि आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का न्यू वर्जन है। इसमें लोअर थिंकिंग से लेके हायर थिंकिंग तक चीज़ें हैं, यानी 6 कॉन्सेप्ट हैं: रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में सारी चीज़ें देखेंगे। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो आइए जानते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है क्या है। बेसिकली ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो थी, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बेंजामिन सैमुअल ब्लूम द्वारा दी गई थी। ये जो बेंजामिन ब्लूम है, ये 1913 में अमेरिका में इनका बर्थ हुआ और 1999 में ये इस दुनिया से विदा हुई। ये एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने डिफरेंट टाइप्स के आइडियाज़ दिए, जिनमें ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ब्लूम्स टू सिग्मा प्रॉब्लम और मास्टरी लर्निंग के ऊपर इन्होंने काम किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टेक्सोनॉमी क्या होता है। टेक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसमें टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब होता है साइंस, यानी साइंस ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट्स का विज्ञान। पहले क्या था कि जो टीचर हैं वो अपने किसी भी मेथड से स्टूडेंट्स को लेक्चर डिलीवर करते थे, लेकिन उस समय उनके पास असेसमेंट की कोई ऐसी खास तकनीक नहीं थी, कोई ऐसी खास मेथड नहीं थी जिससे वो असेसमेंट कर पाए, जिससे वो स्टूडेंट्स को के अंदर झांक पाए कि स्टूडेंट ने उन्होंने उनकी कितनी बात समझी। जनरली जब हम भी क्लास रूम्स में जाते हैं और टीचिंग करते हैं, तो स्टूडेंट से जब पढ़ाने के बाद हम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप सभी को समझ में आ गया, तो सारे स्टूडेंट एक सुर में बोलते हैं यस सर, जबकि हमको मालूम है कि उनमें से 10% को ही समझ में आया है, और सब बोलेंगे यस सर। इसका मतलब ये है कि वो 10% को समझ में आया है, बाकी 90% को समझ में नहीं आया है। तो हम कैसे पता करें कि वो 10% को भी समझ में आया है? तो उसके लिए हम उनसे क्वेश्चन करते हैं कि जो भाई हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। जो बच्चा आंसर दे देता है, हमको समझ में आ जाता है कि भाई इसको समझ में आ गया है। तो ये तो हमने एक असेसमेंट के थ्रू, एक वैल्यूएशन के थ्रू हमने पूछ लिया उनसे, और हम सेटिस्फाई हो गए कि भाई हमारी बात स्टूडेंट को समझ में आई। लेकिन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंदर कुछ ऐसे सेगमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई है जिससे हम एक पैटर्न बनाते हैं और उस पैटर्न के थ्रू स्टूडेंट का असेसमेंट करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को उस पर्टिकुलर टॉपिक की चीज़ें समझ में तो आती ही है, साथ ही वो खुद से कुछ आइडियाज़ भी कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में, टेक्सोनॉमी का मतलब आपको समझ में आ गया है, एक तरह का अरेंजमेंट है। ब्लूम एक साइंटिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने अरेंजमेंट दिया। अब वो अरेंजमेंट क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो ब्लूम, जैसा कि मैंने बताया कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है, ये एक सिस्टम का क्लासिफिकेशन है, जिसमें ह्यूमन की जो टेंडेंसी है, जो स्किल्स है, उसके बारे में उसको डिफाइन करता है, उसके बारे में बताता है। जैसे ह्यूमन कोग्निशन जो होता है, यानी बुद्धिमत्ता जो होती है, उसको 3 लेवल्स पे रख दिया: थिंकिंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी बुद्धिमत्ता का
लेवल बना दिया उन्होंने, उनको एक कैटेगराइज कर दिया, उसको एक तरह से क्लासीफाई कर दिया थिंकिंग, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग में। तो ये कहलाती है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का पर्पस क्या है? तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का जो पर्पस है वो एजुकेटर्स की हेल्प करना है, यानी जो एजुकेटर्स हैं उनको गाइड करने में या असेसमेंट डेवलप करने में उनकी मदद करना है, ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग बढ़ सके। साथ ही साथ जो करिकुलम है, जैसे कि हम जो यूनिट्स पढ़ाते हैं या जो भी प्रोजेक्ट्स बताते हैं या जो भी दूसरी लर्निंग एक्टिविटीज सिखाते हैं, उसमें हेल्प करना है किसकी? एजुकेटर्स की। साथ ही क्वेश्चनिंग कैसे करें, कैसे क्वेश्चंस स्टूडेंट को दे ताकि उसकी बुद्धिमत्ता की स्किल को हम और एनहांस कर सकें। तो ये सारे पर्पस हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है वो दो तरह की है। एक ओल्ड वाली जो ओरिजिनल टेक्सोनॉमी जिनको 1956 में बेंजामिन ब्लूम द्वारा बताया गया था, और अभी जो लेटेस्ट में चल रही है जो 2001 से शुरू हुई है, वो लेटेस्ट ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जिसको लेके हम स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में बेसिकली 3 डोमेन्स होते हैं। पहला डोमेन है कोग्निटिव, यानी बुद्धिमत्ता वाला। दूसरा डोमेन है, यानी कोग्निटिव डोमेन का मतलब मेंटल स्किल, नॉलेज को लेके उसका नॉलेज चेक करते हैं कि उसके अंदर कितना नॉलेज है और हम क्या डाल सकते हैं उसके अंदर, कितना नॉलेज और उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा डोमेन है एफेक्टिव। ये जो डोमेन है ये इमोशंस से जुड़ा हुआ है, फीलिंग्स से जुड़ा हुआ है, यानी बच्चे का जो स्टूडेंट का एटीट्यूड है उस पर बेस्ड है ये एफेक्टिव। तीसरा है साइकोमोटर। साइकोमोटर का मतलब फिजिकली वो क्या कर सकता है, फिजिकली वो कितना एम्पावर्ड है, इस पर बेस्ड है ये तीसरा डोमेन साइकोमोटर, यानी फिजिकल स्किल्स के बारे में बताता है ये। तो ये 3 डोमेन्स है, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ज़्यादातर हम जो बात करेंगे वो कोग्निटिव डोमेन्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें मोड ऑफ लर्निंग में थॉट्स और थिंकिंग आ जाते हैं, और इसके एग्जांपल है मेमोराइजिंग, रीजनिंग। इफेक्टिव डोमेन्स में इमोशंस और फीलिंग आते हैं, जैसे हमने किसी को अप्रिशिएट कर दिया, यदि कोई किसी पुअर की हेल्प कर रहा है और उसके थ्रू किसी और स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं, पुअर्स की हेल्प करने से अप्रिशिएशन मिलता है, तो वो भी उस चीज़ को करेगा। तो इस तरह से वो इफेक्टिव डोमेन्स के अंदर आ जाएगा। और तीसरा होता है साइकोमोटर डोमेन। इसके अंदर जो है एक्शंस के थ्रू बताया जाता है, जैसे वो टाइपिंग करें या खेले, प्लेइंग करें, तो वो वहाँ से उसकी साइकोमोटर स्किल्स जो है वो इन्हांस होती है। तो बेसिकली जो टेक्सोनॉमी है उसमें हम ये 3 चीज़ों के बारे में मेन फोकस रखते हैं, और इन 3 चीज़ों के अंदर फिर हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो कोग्निटिव डोमेन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस पर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी सबसे ज़्यादा फोकस करता है। तो जब ओल्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आया था और अभी जो न्यू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, इसमें बस ऊपर की जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है उसमें बस थोड़ा चेंजेस आपको मिलेगा, बाकी सेम एज इट इज़ रहेगा। तो इसमें आप देखिए ये ओल्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, ये जो ट्रायंगल दिखाया है, इसमें लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में देखिए नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन,
इसके बाद हायर ऑर्डर थिंकिंग आ जाती है एनालिसिस, सिंथेसिस, इवोल्यूशन। तो हम कैसे इन सब को जोड़ के और एक हमारे स्टूडेंट्स की स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कोग्निटिव डोमेन की। तो कोग्निट, जैसे कि मैंने बताया, कोग्निटिव डोमेन रिलेट करता है माइंड से, मेंटल हेल्थ से ये रिलेट करता है। तो इस कोग्निटिव डोमेन में नॉलेज और इंटेलेक्चुअल स्किल का डेवलपमेंट होता है। इसके अंदर रिकॉल करना, रिकॉग्नाइज करना, किसी स्पेसिफिक फैक्ट को रिकॉग्नाइज करना, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में जानना, उसको सोचना, उसको सर्व करना, जिसको इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के लिए हम उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो इस कॉग्निटिव प्रोसेस की 6 कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे सिंपल कैटेगरी से शुरू होकर ये कॉम्प्लेक्स कैटेगरी तक जाता है। यानी सबसे इजीएस्ट कैटेगरी नॉलेज वाली और सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी इवोल्यूशन वाली। तो ये नॉलेज से लेके इवोल्यूशन तक जाता है। तो पहली कैटेगरी की बात कर लेते हैं, नॉलेज। नॉलेज के अंदर रिकॉल, स्पेसिफिक थिंग्स को रिकॉल करना, किसी मेथड को रिकॉल करना, किसी पैटर्न को, किसी स्ट्रक्चर को रिकॉल करना, इस तरह की चीज़ें नॉलेज के अंदर आती है। जैसे हमने पूछा कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ टंगस्टन, तो बच्चा रिकॉल करेगा अगर उसने पीरियडिक टेबल पढ़ी है। पीरियडिक टेबल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आई एम फ्रॉम द केमिस्ट्री बैकग्राउंड, सो बेसिकली आई एम टेलिंग अबाउट द केमिस्ट्री, डोंट माइंड। तो अगर मैंने बच्चे से पूछा कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ टंगस्टन, तो वो रिकॉल करेगा, वो पीरियडिक टेबल के बारे में सोचेगा, रिकॉल करेगा, और फिर वहाँ से टंगस्टन का सिंबल निकल आएगा कि, और फिर वो मुझे बताएगा कि सर डब्ल्यू इज द सिंबल ऑफ टंगस्टन। तो इस तरह से नॉलेज में हम इस तरह के क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो देखिए, स्टूडेंट कैन राइट लिस्ट डिफाइन विथ हिज नॉलेज इफ ही हैव। यदि उसके पास नॉलेज है तो वो लिख सकता है, लिस्ट बना सकता है, डिफाइन कर सकता है चीज़ों को नॉलेज के अंदर। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ, कि अगर कोई टॉपिक हमने उसको टीच किया है तो वो कितना समझ में आ गया है, और उसको समझने के बाद वो कितने चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है। यानी जब टीचर ने उसको पढ़ाया है, जो चीज़ समझाया है, उसको अगर तुरंत समझ में आ जाती है और वो उसको एक्सप्लेन करने में एबल होता है, इसका मतलब ही हैज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। यानी उसके पास वो उस नॉलेज की समझ आ गई है। जैसे कि स्टूडेंट्स ट्रांसलेट कर सकता है, हमने उसको एक सेंटेंस दे दिए हिंदी का, उसको बोला कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, अगर वो कर दिया, इसका मतलब कि हमने जो उसको चीज़ें समझाई थी ट्रांसलेशन से रिलेटेड, वो उसको समझ में आ गई। या किसी के बारे में इंटरप्रेट कर सकता है, जैसे हमारे केमिस्ट्री में IR स्पेक्ट्रास या UV स्पेक्ट्रास होते हैं, स्पेक्ट्रम होते हैं, इनको इंटरप्रेट करने के लिए सबसे पहले टीचर उसको समझाएगा कि भाई ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इसको अगर IR की बात हो रही है तो भाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पिक यहाँ आएगी, एल्डिहाइड की पिक से यहाँ आएगी। वो टीचर ने उसको क्लासरूम में समझा दिया। अब फाइनली स्टूडेंट के सामने एक स्पेक्ट्रम दिखा दिया IR का, अननोन स्पेक्ट्रम, जो उसको नहीं मालूम कि ये किस कंपाउंड का स्पेक्ट्रम है, पर वो अगर उसने ठीक से समझ चुका है तो वो पीक्स देख के बता देगा कि भाई ये एल्डिहाइड का है, कीटोन का है, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन दे सकते हैं उसको कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर और इंटरप्रेट द स्पेक्ट्रम ऑफ एथाइल एल्कोहल।
इस तरह से ये कॉम्प्रहेंशन में हम स्टूडेंट को समझा सकते हैं। फिर आता है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में हम बच्चे को चीज़ों पर अप्लाई करना सिखाते हैं कि जो नॉलेज हमने उससे शेयर किया है, अब उस नॉलेज के थ्रू ये अपने हिसाब से चीज़ों पर वो नॉलेज अप्लाई करे और सही रिजल्ट हमको लाकर दिखाए। यानी हम उसको एक अलग अलग चीज़ें देंगे, अलग अलग सिचुएशन देंगे और उन अलग अलग सिचुएशंस को सॉल्व करके वो आंसर लेके आएगा, जिसमें स्टूडेंट अपने जो डेटा है, वो जो भी डेटा उसने टीचर से लिया हुआ है, उस डेटा को यूज़ करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जैसे कि उसको हमने अगर मैथ्स पढ़ाया, मैथ्स में हमने उसको माइनस यानी उसको सब्सट्रैक्शन करना सिखाया है, और हमने एग्ज़ाम में उसको क्वेश्चन दिया है कि भाई 100 माइनस 15 करके बताइए, और अगर वो 85 आंसर ले आता है तो हम बोलेंगे हाँ ही हैज़ गिवन राइट आंसर। इस तरह से वो अपना जो नॉलेज है वो अप्लाई करेगा टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम हायर थिंकिंग में आ गए हैं एप्लीकेशन से। अब इसके बाद आएगा एनालिसिस, कि भाई वो किसी भी सिचुएशन को किस तरह से एनालिसिस करेगा और उसको फिर कोई अगर प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करेगा। यानी हमने जो उसके साथ कम्युनिकेट किया क्लासरूम में, जो हमने उससे बातचीत की, जो उसको पढ़ाया, उसको कैसे वो यूटिलाइज करेगा एनालिसिस के दौरान। जैसे क्लास में अगर हमने उसको कुछ क्लासिफिकेशन सिखाए हैं, किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है, अब उसको एग्ज़ाम में वो स्ट्रक्चर के लिए आ जाए कि आपको एक अननोन कंपाउंड दे दिया, बोले इसकी स्ट्रक्चर बनाइए, तो वो जो उन्होंने क्लास के दौरान स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, उसके थ्रू वो स्ट्रक्चर बना सकता है। यानी इस सेगमेंट में स्टूडेंट एनालाइज करेगा, कैटेगराइज करेगा, कंपेयर करेगा और सेपरेट करेगा चीज़ों को। फिर आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस अगर केमिस्ट्री की भाषा में बोलूँ तो दो मटेरियल्स को, दो नोन मटेरियल्स को मिलाकर एक अननोन मटेरियल बनाएंगे, एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं, बनाने की जो प्रोसेस कहलाती है ये कहलाती है सिंथेसिस। अब जो अननोन प्रोडक्ट बना है उसको हम अलग अलग कैरेक्टराइजेशन मेथड के द्वारा पता करते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट बना हुआ है। रिसर्च में बेसिकली यही होता है। तो सिंथेसिस का मतलब यही है कि अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग चीज़ें दे दी गई है स्टूडेंट को, अलग अलग पार्ट से दिए गए हैं और उसको कह रहे हैं जोड़ के तुम एक नया पार्ट बनाओ, एक नई चीज़ बनाओ, एक नया प्रोडक्ट बनाओ। यानी यहाँ स्टूडेंट ओरिजिनेट करेगा, इंटीग्रेट करेगा, कंबाइंड करेगा आइडियाज़ को और प्रोडक्ट बनाएगा, या एक प्लान बनाएगा, या कोई प्रपोजल बनाएगा जो उस स्टूडेंट के लिए नया होगा। यहाँ वो क्रिएट कर सकता है, डिज़ाइन कर सकता है, इन्वेंट कर सकता है और डेवलप कर सकता है। यहाँ वो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर सकता है ताकि अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस उसको मिल सके। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देते हैं कि हमने बच्चे को, स्टूडेंट को कुछ वर्ड्स दे दिया अलग अलग, और हमने बोला कि ये वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स को जोड़ के तुमको सेंटेंस बनाना है।
तो जैसे कि ये वर्ड्स दे दिए, मदर, इन्वेंशन, इज, नेसेसिटी, द, ऑफ। अब इसको जोड़ के बनाना है वर्ड, तो बना देगा। इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी। इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी, या नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। दोनों तरह के सेंटेंस बना सकता है। इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी, या नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये तो उसके लिए नया बन गया, ये उसके लिए नया हो गया। अब वो तो हमको फिर वेलुएट करना है कि हमने जो कौन सा सही बताया, कि इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी या नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। लेकिन यहाँ पर सिंथेसाइज करना स्टूडेंट सीख जाएगा। फिर हमारा अगला सेगमेंट यानी छठा जो क्लासिफिकेशन है वो है इवोल्यूशन, यानी हायर थिंकिंग का सबसे ऊपरी पार्ट, उस ट्रायंगल का सबसे ऊपरी पार्ट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में जो स्टूडेंट होता है किसी दिए हुए पर्पस की मेथड्स या उसके मटेरियल के जो वैल्यूज है उसके बारे में जजमेंट देता है, या वो ये बताता है, वो ये जज करता है कि उसने जो पढ़ा है, उसने जो सीखा है टीचर से, वो सही है या गलत। ये जजमेंट बताता है, ये इवोल्यूशन वो करता है। यदि वो बोलता है कि हमारे जो टीचर ने सिखाया वो गलत सिखाया, गलत है वो जो सिखा रहे हैं, तो वो फिर से एक नई प्रोसेस शुरू करता है ताकि वो सही की तरफ जा पाए। तो इस तरह से वो जजमेंटल हो जाता है इवेल्युएशन की प्रोसेस। यानी यहाँ पे वो जज करेगा, रिकमेंड करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, क्रिटिक करेगा और जस्टिफाई करेगा। तो ये 6 क्लासिफिकेशंस हैं कॉग्निटिव डोमेन के। फिर आता है अफेक्टिव डोमेन। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अफेक्टिव डोमेन जो होता है वो रिलेट करता है इमोशन से, यानी वो क्या फील करते हैं दूसरों के लिए, उनके पेन से, उनके जॉय से, दूसरों के पेन से, दूसरों के जॉय से उनको क्या फीलिंग आती है, ये सारा कुछ अफेक्टिव डोमेन के अंदर आता है। इससे बच्चे का, स्टूडेंट का जो एटीट्यूड्स है वो ग्रो करते हैं, उनमें अवेयरनेस आती है इमोशंस और फीलिंग्स के थ्रू। इसके भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, जिसमें लोएस्ट टू हाईएस्ट लेवल होता है, जिसमें रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग, ये 5 लेवल्स इसके अंदर आते हैं। इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है ज़्यादा। इसके बाद आता है अगला साइकोमोटर, साइकोमोटर डोमेन, जो कि एक्शन बेस्ड होता है। यानी साइकोमोटर डोमेन के अंदर जो स्किल डेवलप होगी वो स्टूडेंट के फिजिकली मैनिपुलेशन एबिलिटी को बताएगी, कि वो किसी भी टूल या इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से, जैसे वो अपने हाथ को या हथौड़े को कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में घुमा लेता है ना, वैसे ही क्या वो किसी टूल को या किसी इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कर पा रहा है, क्या आसानी से हैंडल कर पा रहा है क्या। तो ये साइकोमोटर स्किल के अंदर आता है। ये जो साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव होते हैं ये स्टूडेंट के बिहेवियर और स्किल को डेवलप करते हैं।
ब्लूम और उनके साथियों ने साइकोमोटर डोमेन के लिए सब कैटेगरीज नहीं बनाई थी। तो साइकोमोटर डोमेन्स के बारे में फिर ज़्यादा हमको जानकारी नहीं लेनी है। तो बेसिकली हमको किसके बारे में जानकारी चाहिए? तो बेसिकली हमको जानकारी चाहिए पहले डोमेन के ऊपर। तो हमारा जो पहला डोमेन था वो था जी कोग्निटिव डोमेन। अब यहाँ देखिए साइड में आपको कुछ ये दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं ये ओल्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, जिसमें नॉलेज सबसे पहले, फिर कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन। नए जो डोमेन आ गए, नए जो कॉग्निटिव डोमेन के क्लासिफिकेशन आ गए, उसमें नॉलेज को कर दिया रिमेम्बरिंग, कॉम्प्रहेंशन को कर दिया अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन को कर दिया अप्लाइंग, एनालिसिस को कर दिया एनालाइजिंग, सिंथेसिस को सेकेंड लास्ट से उठा के लास्ट पे लेके गए, सिंथेसिस को बना दिया क्रिएटिंग, और इवेल्युएशन को लास्ट से उठा के सेकेंड लास्ट में ले आए और उसको इवेल्युएशन ही रखा है, इवेल्युएशन को इवेल्युएटिंग कर दिया है। तो इस तरह से ये ओल्ड और न्यू में, यानी ओरिजिनल डोमेन में और न्यू डोमेन में डिफरेंस है कॉग्निशन डोमेन। तो ये डिफरेंस है ब्लूम्स की रिवाइज टेक्सोनॉमी का। ये ब्लूम्स की रिवाइज टेक्सोनॉमी है। तो इसमें रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट और क्रिएट, ये 6 चीज़ें आ गई हैं। ये नीचे वाला जो लेवल है ये लो अंडरस्टैंडिंग के लिए, यानी लो, और ये हाई अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसमें देखिए रिमेंबरिंग के लिए क्या क्या चीज़ें आएंगी। ये एक आइडिया बता दे रहे हैं कि रिमेनिंग में रिकॉल फैक्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे पूछ लिया व्हाट इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, पूछ लिया गोल्ड का सिंबल बताओ, तो AU इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, है ना। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एंटी मनी, बताइए एंटी मनी का सिंबल। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिमेंबर में, जहाँ बच्चा रिकॉल करेगा। तो डिफाइन, डुप्लीकेट, लिस्ट, मेमोराइज, रिपीट, स्टेट, ये सारे आ जाएंगे। इसके बाद अंडरस्टैंड में एक्सप्लेन आइडिया और कॉन्सेप्ट, यहाँ एक्सप्लेन करेगा, यानी क्लासीफाई, डिस्क्राइब, डिस्कस, एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई, लोकेट, रिकॉग्नाइज, रिपोर्ट, सिलेक्ट, ट्रांसलेट, ये सारे आ जाएंगे। अप्लाई, अप्लाई में यूज इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन, नई सिचुएशन के लिए इंफॉर्मेशन का उपयोग करेगा। एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट, सॉल्व, यूज, डेमोन्स्ट्रेट, इंटरप्रेट, ऑपरेट, स्केड्यूल, स्केच। वैसे एनालाइज में ड्रॉ कनेक्शंस अमंग आइडियाज, डिफरेंट आइडियाज के बीच में कनेक्शन बताएगा। यहाँ क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं डिफरेंशिएट, ऑर्गेनाइज, रिलेट, कंपेयर, कंट्रास्ट, डिस्टिंग्विश, एग्जामिन, एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन, टेस्ट, ये सब कर सकते हैं। फिर आता है इवेल्युएट, इसमें जस्टिफाई, स्टैंड और डिसीजन आ जाएगा। इसमें डिफेंड, जज, सिलेक्ट, सपोर्ट, वैल्यू, क्रिटिक, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और फिर आता है क्रिएट, यानी इसमें प्रोड्यूस न्यू और ओरिजिनल वर्क, डिज़ाइन, असेंबल, कंस्ट्रक्ट, डेवलप,
फॉर्मुलेट, इन्वेस्टिगेट, ये सारी चीज़ें क्रिएट। मैं इसका एक आपको सिंपल क्वेश्चन पेपर भी बताऊंगा कि इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के लिए, लोअर टू हायर लेवल्स के ऊपर क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा इसी। तो आइए हम उसी की चर्चा कर लेते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी क्वेश्चन कैसे बनाएं। रिमेंबर के लिए हु, व्हाट, वेयर, हाउ। अंडरस्टैंडिंग के लिए हाउ वुड यू जनरेट, जनरलाइज, हाउ वुड यू एक्सप्रेस, व्हाट इंफॉर्मेशन कैन यू इनफेयर फ्रॉम। अप्लाई के लिए हाउ वुड यू डिमोन्स्ट्रेट, हाउ वुड यू प्रेजेंट, ड्रॉ अ स्टोरी मैप। एनालाइज के लिए हाउ कैन यू सॉर्ट the different parts, what can you infer about, what ideas validate, how would you categorize. Evaluate के लिए what criteria would you use to access, what sources could you use to verify, what information would you use to prioritize, what are the possible outcomes for। ये सारा evaluate के लिए हो जाएगा। फिर आएगा create के लिए, what would happen if, list the ways you can you brainstorm a better solution for। ये सारा क्रिएट के लिए आ जाएगा। तो ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को लेके कुछ क्वेश्चन है। अब हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं वो आपको बताते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 6 क्वेश्चन है। ये 6 डोमेन्स को, ये 6 क्लासिफिकेशंस को रिलेट करेंगे। पहला क्वेश्चन रिलेट करेगा रिमेंबर। लिस्ट 3 नोन कलर्स दैट आर नॉट प्राइमरी। ये क्वेश्चन है कि भाई 3 ज्ञात कलर्स के बारे में लिखिए, कि लिस्ट बनाइए जो कि प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी कलर नहीं है। या अगर केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट इज द सिंबल ऑफ टंगस्टन, तो रिमेंबर में हो गया। अंडरस्टैंड में एस्टिमेट द लेंथ ऑफ लाइन बी, यानी कंपेयर कर रहा है यहाँ पे कि हमने जो समझाया था उसको कि भाई ऐसे इस तरह की 2 लाइन है और लाइन बी है और उसको सारी चीज़ें बताई थी, तो अब वो कंपेयर कर रहा है। अब उसको हमने क्वेश्चन दे दिया कि एस्टिमेट द लेंथ ऑफ लाइन बी बाय कंपेयरिंग इट विथ लाइन ए। ये अंडरस्टैंडिंग को बताएगा उसकी। या केमिस्ट्री का अगर क्वेश्चन देना हो तो क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट्स इनटू मोनो, डाई एंड पॉलीसेकेराइड्स। तो जब उसने अगर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सीखा है, समझा है, तो वो आराम से मोनो, डाई और पॉलीसेकेराइड्स को डिफ्रेंशिएट कर देगा, लिख देगा। तीसरा अप्लाई। अप्लाई में अप्लाई नॉर्मेलिटी फार्मूला टू कैलकुलेट। अब हमने उसको लैब में सॉल्यूशन बनाना सिखाया, तो सॉल्यूशन जो बनाया वो कंसंट्रेशन के हिसाब से बनाया, तो उसके लिए नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी रिक्वायर्ड होती है। हमने बोला कि 1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाओ, तो हमने उसको सिखाया कि 1 नॉर्मल का सॉल्यूशन कैसे बनेगा, कि उसके लिए इक्विवेलेंट वेट चाहिए, कि उसके लिए अगर हमको उसके वेट निकालना है तो उसके लिए हमको उसकी नॉर्मेलिटी चाहिए, उसकी वॉल्यूम चाहिए उसका, तो ये सारी चीज़ें। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, सारा कुछ हमने लैब में उसको सिखा दिया। तो अब हमने उसको क्वेश्चन दे दिया कि अप्लाई नॉर्मेलिटी फार्मूला, क्योंकि उसको क्लास में सिखाया है नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या होता है। और हमने एक लिक्विड दे दिया है और उस लिक्विड की नॉर्मेलिटी अननोन है, तो उन्होंने प्रैक्टिकल रीडिंग के थ्रू वैल्यूज तो ले आए पर नॉर्मेलिटी अभी निकालना बाकी है। तो क्या करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे। तो अप्लाई नॉर्मेलिटी फार्मूला टू कैलकुलेट नॉर्मेलिटी इन गिवन लिक्विड। तो ये क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है फार्मूला। पहले थर्ड क्लासिफिकेशन आ गया इसका कोग्निटिव डोमेन का। फोर्थ क्लासिफिकेशन एनालाइज। एग्जामिन द रिजल्ट ऑफ योर टाइटर। उसने टाइट्रेशन किया लैब में। टाइट्रेशन के लिए एक नोन और एक अननोन कंपाउंड की ज़रूरत होती है, एक अननोन और एक अननोन सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। तो उसने टाइट्रेशन किया लेबोरेटरी में और टाइट्रेशन करके वो अपने रिजल्ट ले आया। अब हमने कहा कि एग्जामिन द रिजल्ट, तुमने जो रिजल्ट लाया उसका एग्जामिन, उसको देखो और
उसके कंक्लूजन को रिकॉर्ड करके हमें बताओ, फिर हम बताएंगे कि वो सही है कि नहीं। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे एनालाइज कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, टाइट्रेशन करके वो एनालाइज कर रहा है चीज़ों को। फिर आएगा इवेलुएट, यूज अप्रोप्रिएट मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अप्रोप्रिएट मेथड का उपयोग करो, और जो मेथड अप्लाई कर रहे हो उसके आंसर, और यानी अपना जो आंसर है उसको जस्टिफाई करो कि यही मेथड क्यों अप्लाई की। क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन की बहुत सारी मेथड, तो तुम कौन सी मेथड यूज़ करोगे और किस मेथड से उसको सॉल्व करोगे। तो ये जो आएगा इवेल्युएशन में जाएगा। अब फिर आएगा क्रिएट, तो क्रिएट के लिए हमको कुछ नया उसको करवाना पड़ेगा। तो नया क्या करवा सकते हैं, तो नया यानी डेवलप एन आइडिया फॉर अ साइंस फेयर प्रोजेक्ट, यानी अगर हमने एक विज्ञान मेला आयोजित किया हुआ है तो उसके लिए एक साइंस प्रोजेक्ट बनवाओ जिसमें एक आइडिया वो डेवलप करे, ऐसा आइडिया डेवलप करे कि जो कि प्लांट लाइफ के ऊपर पॉल्यूशन के इफेक्ट को बताए। ऐसा कोई प्रोजेक्ट वो डेवलप करे, ऐसा कोई आइडिया वो डेवलप करे, तो ये हो जाएगा क्रिएट। इस तरह से वो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ के थ्रू हम लोग ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का उपयोग कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन इट्स ओके, समझाने के लिए ज़रूरी था। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।